पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हुए इस समय हम इदम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 121 1 पर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन या RTE 2009। इसको ध्यान करेंगे, राइट टू एजुकेशन RTE 2009। ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसके कारण आज शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित है और इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में से प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है, तो आइए हम आराम से धीरे धीरे इसको तरीके से पूरा करेंगे। पहला बिंदु देखिएगा कि भारतीय संविधान अधिनियम के 86वां जो संशोधन हुआ उसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का है 2002, उसमें यह परिभाषित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अब ध्यान कीजिएगा, प्रश्न बनता है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत किस आयु समूह के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये बात आती है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। 2009 में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। 2002 से 2009 तक बड़े प्रयास चले और 2009 में संसद द्वारा पारित होकर यह नियत हुआ कि सभी इन बच्चों को एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होती है? 8th तक की शिक्षा को हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जानते हैं या एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। तो संशोधन होने के बाद ये RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये जुलाई अगस्त 2009 में पारित हुआ और भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। इसे RTE के नाम से हम जानते हैं। बिंदु क्रमांक 2 समझिएगा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया और राज्यसभा इसे 20 जुलाई 2009 को पारित कर चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर जुलाई और अगस्त 2009 में लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर यानी संसद से यह पारित हो गया था RTE 2009। 1 अप्रैल 2010 से यह कानूनी रूप से संपूर्ण देश में लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर में जो उस समय लागू नहीं था, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हटा है और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हट गया है, अब यह कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू माना जाएगा। चौथा जो बिंदु है वो देखें कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन है, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम है। ये प्रश्न बनता है कि यह अधिनियम किन उम्र के बच्चों को क्या देने के लिए काम करता है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिनियम है। जैसा कि मैंने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन में लागू है, प्रारंभिक शिक्षा में ये लागू है, तो यानी हम कह सकते हैं कि RTE कक्षा 1 से कक्षा 8 तक यानी 8वीं तक लागू माना जाएगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। 134 और देश फंडामेंटल राइट में शिक्षा को रखते हैं और अब हम भी उनमें सम्मिलित हैं। RTE 2009 ये पूरा एक्ट है, अधिनियम है। इस एक्ट में ध्यान दीजिएगा, RTI 2005 अलग है, सूचना का अधिकार अधिनियम, और RTE एजुकेशन 2009 ये अलग है। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE 2009 की। इस एक्ट में कुल 39 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 39। और कुल अध्याय कितने? इसमें चैप्टर 7 चैप्टर्स में इन 39 धाराओं की बात की गई है। एलिमेंट्री एजुकेशन की क्या परिभाषा है? कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। 9वां जो बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है, कई बार ये रीट वगैरह में भी आया है। निजी विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जो BPL के बच्चे होते हैं, उनके लिए RTE के तहत कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो ध्यान दीजिएगा, 25% सीटें BPL वर्ग के लिए आप आरक्षित रखेंगे, नहीं तो आपके विद्यालय की मान्यता नहीं होगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो।
आपको बीपीएल के लिए 25% सीटें रखनी होंगी। ये अधिनियम हमारा सुनिश्चित कर देता है, कानून बन गया बिल्कुल एक तरह से। 10वां बिंदु देखिएगा, ये भी आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 1 से 5 तक नेबरहुड स्कूल का दायरा कितना होगा? यानी अगर कोई बच्चा प्राइमरी तक की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा अर्जित करना चाहता है अर्ली प्राइमरी की, तो उसे कम से कम कितनी दूरी में विद्यालय मिल जाएगा? 5वीं तक का 1 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगा। इसे समीपवर्ती या नेबरहुड विद्यालय कहते हैं। और अगर कोई बच्चा 6 to 8 की पढ़ाई करना चाहता है तो उसका दायरा 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर से दूर उसे नहीं जाना पड़ेगा। यानी अब इसको सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि हर 1 किलोमीटर में बच्चे को 5वीं तक का विद्यालय मिलेगा अर्ली प्राइमरी का, और हर 3 किलोमीटर के अंदर एक मिडिल स्कूल जिसको हम कहते हैं 6 to 8 वाला एलिमेंट्री स्कूल हमें उच्च प्राथमिक का मिलेगा। तो ये दायरा 3 किलोमीटर है 6 से 8 का, और 1 से 5 का नेबरहुड का दायरा 1 किलोमीटर। आया हुआ प्रश्न है, अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। 11वां बिंदु देखिएगा, इस अधिनियम यानी आरटीई 2009 में केंद्र और राज्य के खर्चे का अनुपात कितना है? तो केंद्र 65% देगा और राज्य 35% देगा। लेकिन पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, असम वगैरह, वहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हैं कि उन्हें मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, तो केंद्र सरकार 90% देगी और 10% खर्चा राज्य सरकार देगी। अब आप पूछोगे ये खर्चा कहाँ में आएगा? ये खर्चा उन नेबरहुड स्कूलों को बनाने में और विद्यार्थियों पर खर्च करने में, गणवेश देने में, उनको मुफ्त किताबें देने में, इन सारी चीज़ों में, उनको निःशुल्क पढ़ाने में, ये सारी चीज़ों में खर्च होगा। 12वां बिंदु है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कक्षा 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को फेल घोषित नहीं किया जाएगा। फेल, अनुत्तीर्ण नाम का कोई शब्द इस एक्ट के तहत नहीं है। मतलब हम इस एक्ट के तहत ये कहते हैं कि कक्षा 8वीं तक प्रत्येक बच्चे का अधिकार है शिक्षा अर्जित करना, उसे आप फेल कह करके और वंचित नहीं कर सकते। 13वां जो बिंदु है वो हमसे कहता है कि इस अधिनियम की जो बातें हैं वो मदरसा, वैदिक पाठशालाएं या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली कोई ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो कि राज्य या केंद्र के द्वारा मान्यता प्राप्त ये शैक्षणिक बोर्डों के तहत संचालित नहीं हैं, जो अलग हैं, अपनी धार्मिक चला रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है इस अधिनियम का। उन पर हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ऐसा इस अधिनियम का कहना है। आइए अब शुरू करते हैं। आपसे हमने कहा था कि इसमें कुल अध्याय हैं 7, और 7 अध्यायों में बटी हुई हैं कुल धारा 39। तो अध्याय 1 में आपको 2 धाराएं मिलेंगी, धारा 1 और धारा 2। उसमें इस अधिनियम का पूरा नाम और परिभाषा दी है जो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। अध्याय 2 में जब आप प्रवेश करते हैं तो 3 धाराएं इसमें मिलती हैं, धारा 3, धारा 4 और धारा 5, जो कि ये कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जैसा कि ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब धारा 5 की अगर आप इसमें बात करो, अध्याय 2 के धारा 4 की अगर बात करो, तो धारा 4 कहती है कि विद्यालय में प्रवेश नहीं दिए गए बालक या जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं तक की पूरी नहीं की है, उनको विशेष उपबंध करके कैसे भी विद्यालय में लाया जाएगा, धारा 4 कह रही है अध्याय 2 में। और इसी अध्याय 2 में धारा 5 कह रही है कि किसी भी बच्चे को टीसी ले जाकर कहीं भी पढ़ने का अधिकार है। स्थानांतरण माने टीसी करके वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी समय जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि तुम अगस्त में क्यों आए, तुम दिसंबर में क्यों आए, कभी भी किसी भी समय वो जा सकता है, क्योंकि 8वीं तक उसका मौलिक अधिकार है और किसी मजबूरी के तहत ही वो स्थानांतरण लेकर गया होगा। अब अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में जो धाराएं हैं वो हैं धारा 6 से 11। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जो अधिकारी होते हैं, जो विभाग होते हैं, नगरीय क्षेत्र है तो नगर निगम, नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और स्थानीय अधिकारी जो होते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं और माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, ये धारा 6 से 11 तक वर्णित है। इसमें भी धारा 10 बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके तहत पूछा जाता है कि आरटीई 2009 में माता पिता और अभिभावक जो उस बच्चे को रखे हुए हैं, जिन्होंने या तो जन्म दिया या पाल रहे हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं,
तो धारा 10 कहती है कि उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं तक की पढ़ाई जिसने पूरी नहीं की गई है और 6 से 14 तक का जो बच्चा है उसको पढ़ाई करने से रोकेंगे नहीं, अपने घर में बांधेंगे नहीं, विद्यालय उसको जरूर भेजेंगे, ये उनका कर्तव्य है धारा 10 के अनुसार। फिर अपन प्रवेश करते हैं अध्याय 4 में। अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व धारा 12 से और धारा 28 तक वर्णित है। धारा 14 इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, 14, 15, 16 इनको ध्यान करेंगे। धारा 14 कहती है अध्याय 4 की कि प्रवेश के लिए किसी भी बच्चे से आयु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। दे सकता है, बहुत खुशी की बात है, नहीं देंगे तो नहीं दे पाएगा या नहीं उपलब्ध है तो आप उसे पढ़ने से वंचित नहीं कर सकते। धारा 15 कहती है कि कक्षा 1 से 8वीं तक प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को। कोई भी अप्रवेशी है, शाला त्यागी है, बीच में से पढ़ना चाहता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। धारा 16 कहती है न तो रोकेंगे और न निष्कासित करेंगे, किसी कारण से निष्कासित भी नहीं कर सकते, यानी कक्षा से न तो रोका जाएगा न स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। इसी अध्याय 4 की धारा 17 कहती है बच्चों को कोई शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। धारा 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, तो 40 अधिकतम छात्र कक्षा में होंगे एक शिक्षक पर। इससे ज्यादा अनुपात नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है, यानी एक बच्चे पर भी एक शिक्षक हो सकता है, लेकिन 40 से ऊपर विद्यार्थियों में और शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। एक कक्षा के लिए 40 से अधिक छात्र संख्या होने पर किसी विद्यालय में और हमें अगले शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। तो 40:1 ये किस चीज का अनुपात है? छात्र शिक्षक अनुपात है। किस एक्ट के तहत है? RTE 2009 के तहत है। धारा 26 अध्याय 4 की कहती है शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाए और किसी भी समय 10% से ज़्यादा रिक्ति नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी तहसील में 100 शिक्षकों की ज़रूरत है तो 90 तो रहने ही रहने चाहिए, यानी 10 की रिक्ति रह सकती है, कोई कारण से सरकार कह दे तो ये रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, इससे अधिक पद खाली नहीं रहने चाहिए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस अनुबंध का पालन नहीं हो पाता है, फिर भी अब चूंकि कानून बन गया है तो अपने प्रयास सरकार करती है और अपना रखती है बिंदु के हम इसलिए नहीं कर पाए। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, 10% से ज़्यादा खाली नहीं रहने चाहिए पद। धारा 27 जो अध्याय 4 की है वो कहती है कि गैर शिक्षकीय प्रयोजन के लिए शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा, यानी पढ़ाने के अलावा अन्य किसी कार्य में उनको न लगाया जाए। हालांकि राष्ट्रीय महत्व के जो कार्य होते हैं जैसे जनगणना है और चुनाव है, ये इस पर लागू नहीं होता, लेकिन अन्य जो भी कार्य हैं जो शिक्षा के अतिरिक्त, पढ़ाने लिखाने के अतिरिक्त हैं, उनमें नहीं नियोजित किया जाएगा, धारा 27 कहती है। धारा 28 कहती है कि जो शिक्षक है जिसे दायित्व दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का, जिनका मौलिक अधिकार है, वो उनको अलग से प्राइवेट ट्यूशन लेके फीस लेके नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार है 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करना, तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। और कक्षा 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनसे कोई अलग से ट्यूशन फी लेकर पढ़ाने का पूरी तरह निषेध किया गया है। अब इसी अध्याय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC का वर्णन है। विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, इस मैनेजमेंट कमेटी में कम से कम 3/4 सदस्य तो अभिभावक होने चाहिए, यानी माता पिता, पेरेंट्स होने चाहिए। इनमें से भी 50% महिलाएं होनी चाहिए, 3/4 में से 50% महिला होनी चाहिए, और 1/4 में आप अधिकारी शिक्षक ये रख सकते हैं, तो पूरे हो जाएंगे। तो ये ध्यान कर लेना चाहिए। फिर से समझिए, अब मान लीजिए आपकी कमेटी जो है जितने सदस्यों की है उनके 4 हिस्से कीजिए, और 3/4 उनमें से पेरेंट होने चाहिए और 1/4 यानी 25% उनमें आपके हो सकते हैं अध्यापक और अधिकारीगण। और जो 3/4 आपने पेरेंट्स लिए हैं उनमें से 50% महिलाएं होनी चाहिए। अब अध्याय 5 है। अध्याय 5 में आपको धारा मिलेगी 29 और 30। धारा 29 कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए और किस तरह बच्चे उसको पूरा करें। पढ़ाई लिखाई हमारी लगातार चलनी चाहिए।
धारा 30 कहती है अध्याय 5 की कि किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने तक यानी 8वीं कक्षा पूरे होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। आप उसको बोर्ड परीक्षा के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अध्याय 6 जब शुरू होता है तो इसमें हमें धारा मिलती है 31 से 34। इनमें से जो महत्वपूर्ण धारा हैं वो है 33 और 34। धारा 33 कहती है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी, जिसमें 15 से अधिक सदस्य होंगे, यानी अधिकतम 15 सदस्य होंगे। कम हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अधिक से अधिक 15 सदस्यों की एक राष्ट्रीय कमेटी बनेगी जो कि ये देखेगी कि RT 2009 देश में लागू हो रहा है कि नहीं। धारा 34 के अंतर्गत हर स्टेट में यानी राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। इसमें भी अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम 15 सदस्य होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी और राज्य सलाहकार परिषद होगी। इसमें अधिकतम कितने सदस्य होंगे? इसमें 15 सदस्य होंगे। इनका कार्य क्या होगा? RTE ठीक प्रकार से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखिए। अब इसमें जो अंतिम अध्याय है, धारा अध्याय 7 जो कहते हैं, उसमें हमें धारा मिलेंगी 35 से 39। हमने आपको बताया था कुल अध्याय 7 हैं और कुल धाराएं 39 हैं। इनमें धारा 38 और 39 थोड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 38 कहती है कि जो समुचित सरकार है वो इससे संबंधित नियम बना सकती है, और धारा 39 ये कहती है लेकिन अगर कोई कठिनाई है, कोई बड़ा मुद्दा है, तो उसको केंद्र सरकार ही शक्ति से अपनी से उसको लागू कर सकती है। राज्य सरकारें अपने ढंग से RT 2009 को लागू करने के लिए अधिनियम अपने अनुसार कुछ नियम बना सकती है। RT 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1 से 8 तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। RT 2009 के उद्देश्य क्या हैं? जो बच्चे प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनको उचित आयु में उचित कक्षा में प्रवेश डालने पर प्रकाश जो है इसमें डालता है, प्रवेश मिले इस पर प्रकाश डालता है। ये अधिनियम छात्र शिक्षक का अनुपात बनाता है। भवन, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटे जो आगे आने वाले हैं, इनसे संबंधित जानकारी देता है। ये प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति पर प्रकाश डालता है। ये कहता है कि ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, DLED हो, BEd हो, ट्रेनिंग मिली हुई हो। शारीरिक दंड की मना करता है, मानसिक दंड की मना करता है, उत्पीड़न की मना करता है। निजी ट्यूशन बिना मान्यता के स्कूल चलेगा तो उस पर दंड करता है। संविधान में मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास पर ये जोर देता है। बच्चे के समग्र विकास पर यह RT जोर देता है। ज्ञान, प्रतिभा निखारने और मित्रवत प्रणाली यानी एक फ्रेंड की तरह बच्चे से व्यवहार हो, इस पर जोर देता है। ये कक्षा को आयु के अनुसार सजातीय बनाता है, यानी ये मानता है कि बच्चे एक साथ रहें, एक साथ फलें फूलें, उस पर विचार करता है। उचित सरकार कौन सी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी, और उनकी उपस्थिति विद्यार्थियों की और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। अब पढ़ाए जाने वाले दिन और घंटे कितने होते हैं, इस पर हर साल प्रश्न आता है। बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी एक एकेडमिक ईयर में, मान लीजिए आप 1 अप्रैल से आपने अपना स्कूल प्रारंभ किया और 31 मार्च तक अगले साल तक वो चला। इस पूरी साल में कक्षा 1 से 5 के जो कुल दिन लगने चाहिए वो हैं 200 दिन, सभी छुट्टी और इतवार वगैरह काट के। तो 1 से 5 वो जो है वो लगना चाहिए 200 दिन कम से कम एक वर्ष में, और 6 से 8 ये 220 दिन लगेगा। ये कैलेंडर ईयर में नहीं है, एकेडमिक ईयर में है। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यहाँ बात हो रही है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो सत्र होता है उस सत्र की। तो 200 दिन लगेगा 1 से 5 तक और 220 दिन लगेगा 6 से 8 तक। अब आप देख रहे हैं 6 से 8 20 दिन ज़्यादा है, इसीलिए प्राइमरी में शनिवार का भी अवकाश कर दिया जाता है ताकि उसकी पूर्ति बनी रहे। ये आपका मैक्सिमम लगना चाहिए। इसके बाद है घंटे कितने होने चाहिए। तो कक्षा 1 से 5 तक जो है 800 घंटे की पढ़ाई पूरे वर्ष में होनी चाहिए, और कक्षा 6 से 8 में 1000 घंटे की कुल पढ़ाई होनी चाहिए। ये चारों बिंदु हमें अच्छे से ध्यान करने हैं। 1 से 5 200 दिन, 6 से 8 220 दिन, 1 से 5 800 घंटे, 6 से 8 1000 घंटे एक एकेडमिक ईयर में। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
अब बात आती है मिनिमम वर्किंग आवर। टीचर कम से कम कितने घंटे काम करे? एक सप्ताह में 45 घंटे वो जरूर काम करे। कैसा काम? अपनी जो पूरा पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, इसको 7.5 घंटे प्रतिदिन आप मान सकते हैं। औसतन निकालेंगे तो उसे कार्य करना है 45 जो है घंटे प्रति सप्ताह उसके कार्य के नियत होने चाहिए। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट होने चाहिए, यानी जो जरूरी उपकरण है वो जरूर दिया जाना चाहिए। छात्र शिक्षक अनुपात की जो हमने बात की उस पर जरा चर्चा करेंगे। प्राइमरी लेवल की बात करेंगे। अगर एक बच्चे का भी एडमिशन हुआ है तो हमें वहाँ 2 अध्यापकों की आवश्यकता रहेगी। कब तक? जब तक वो 60 तक पहुँचते हैं, यानी 60 संख्या हो जाती है। प्राइमरी की बात हो रही है, ध्यान देना। प्राइमरी में 60 बच्चे होने तक 2 अध्यापक बने रहेंगे, और जैसे ही 61वां बच्चा प्रवेश लेगा वहाँ तीसरा अध्यापक आ जाएगा, यानी 30 का अनुपात चल रहा है। और 90 होने तक 3 अध्यापक रहेंगे, तो ये 30 का अनुपात बना रहा। कोई बात नहीं, 30 का रह सकता है। 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम रह सकता है। कम रहे तो बहुत अच्छा है, हर 30 बच्चे पर 1 अध्यापक मिल रहा है, क्या दिक्कत है। 91 से चौथा टीचर आ जाएगा, और 120वें बच्चे तक 4 टीचर रहेंगे। इसमें 120 में 4 का भाग दोगे तो 30 का अनुपात निकल के आएगा। 121 से 200 तक 5 अध्यापक रहेंगे, लेकिन इस बीच 1 हेडमास्टर और आ जाएगा। कब आ जाएगा हेडमास्टर? जब 151वां बच्चा प्रवेश लेगा। तो ये मान के चलिएगा 151 बच्चे जिस स्कूल में होंगे वहाँ 5 तो टीचर होंगे और 1 हेडमास्टर होगा। अगर 200 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमारा रेशियो 40:1 के अनुपात में बदल जाएगा। ऐसा ध्यान कर लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो है, इसको अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में रखेंगे। 200 तक आपको रेशियो 30 मेंटेन करना है, और उसके बाद आपको रेशियो 40 मेंटेन करना है। और ये भी ध्यान करना है कि 151 पर 1 हेडमास्टर और प्राइमरी में मिल जाएगा। अगले टॉपिक में हम लोग जेंडर भूमिका क्या है, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे है, मनोविज्ञान में बालक बालिका के रहन सहन और जीवन शैली पर जेंडर का क्या असर पड़ता है, इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे।